अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग डीसी मोटर में आज देखेंगे कि डीसी मोटर में हानियों को कितने विधियों से ज्ञात करें। बिना हानियां ज्ञात किए हम लोग दक्षता नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग दक्षता जानते हैं। मेन तो जो है हम लोगों को हानियां ज्ञात करना है। दक्षता एफिशिएंसी जो होती है वो दक्षता बराबर होता है आउटपुट पावर बटे आउटपुट पावर बटे बेटा इनपुट पावर। और अगर प्रतिशत दक्षता है तो गुणे 100 कर देते हैं। अब हम लोग आउटपुट पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा दक्षता बराबर लिख सकते हैं। आउटपुट पावर के जगह पर हम लोग लिख देंगे इनपुट पावर माइनस लॉस हानि बटे इनपुट पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं गुणे 100। अथवा हम लोग लिख सकते हैं इसको भाग देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और अभी लास्ट में भाग देना है तो लिख देंगे हानियां या लॉस बटे इनपुट पावर या दी गई शक्ति। ठीक है, या कहेंगे निवेशित शक्ति। क्या कहेंगे? निवेशित शक्ति। इनपुट पावर को कहेंगे निवेशित शक्ति इतना, और इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। तो इस तरह से अगर हानियां ज्ञात हो जाए, ठीक है ना, हानियां ज्ञात हो जाए बेटा, तो हम लोग दी गई शक्ति से उसमें भाग दे दें और ये वाला फार्मूला लगाकर या कोई भी एक फार्मूला लगाकर हम लोग दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मोटर की हानियों को जानना ज्ञात करना जरूरी है। हानियां हम लोग पढ़े हैं कि हानियां कितने प्रकार की हैं। तो हानियों को हम लोगों ने पढ़ा कि हानियां जो है 3 प्रकार की मुख्य रूप से हैं। पहला है कॉपर लॉस। क्या? कॉपर लॉस, जिसका फार्मूला आप लोग जाने हैं I²R से। अगर आर्मेचर में है तो लिखेंगे IA का वर्ग गुणे RAY। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना। ये हो गया आर्मेचर। कॉपर लॉस, और ये जो है वेरिएबल, ये क्या है? ये वेरिएबल लॉस। तो ये जो है लोड के अनुसार धारा, लोड के अनुसार धारा बढ़ेगी तो I² का मान बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है हमारा कॉपर लॉस लोड के अनुसार घटता बढ़ता रहता है बेटा। लोड बढ़ेगा मोटर की धारा बढ़ जाएगी, लोड घटेगा मोटर की धारा घट जाएगी। तो ये इस तरह से ये घटता बढ़ता है, इसलिए इन्हें वेरिएबल लॉस कहते हैं। दूसरा का आपने लिखा आयरन लॉस या लौह हानि। तो आयरन लॉस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉस। क्या कहते हैं? इसे मैग्नेटिक लॉस कहते हैं, क्योंकि चाहे हिस्टैरिसीस होती है और चाहे भंवर धारा होती है, ये दोनों जो है चुंबकीय फ्लक्स के या चुंबकीय उत्क्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग जो है मैग्नेटिक या चुंबकीय हानि भी कहते हैं। तो ये भी 2 प्रकार की है। और ये भी कौन सी हानि है? स्थिर हानि। ये भी कौन सी हानि? स्थिर हानि है, यानी शून्य लोड से फुल लोड तक इसका मान नहीं बदलता। और तो ये 2 प्रकार की है। पहला भंवर धारा हानि। पहला क्या? भंवर धारा हानि। चलिए, भंवर धारा हानि के लिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक से थोड़ा अलग। तो भंवर धारा हानि को अगर WE फॉर ED करंट लॉस आएगा किसमें? वाट। तो बराबर हम लोग KE करते हैं, यानी ये है भंवर धारा गुणांक, जो धातु पर, मेटल पर निर्भर करेगा। जो हम लोग लैमिनेट करके बनाएंगे बेटा लोहे का, उस पर निर्भर करेगा।
के गुणे बी मैक्स स्क्वायर गुणे एफ स्क्वायर गुणे टी स्क्वायर इंटू कैपिटल वी वाट। इतना होता है भाई, बोलिए भाई। जहां पर बेटा ये भंवर धारा गुणांक है, ये क्या है? भंवर धारा गुणांक, फटाफट देख लेते हैं। और ये अधिकतम फ्लक्स घनत्व, ये क्या है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व है, अधिकतम फ्लक्स डेंसिटी है या फ्लक्स घनत्व है। फ्लक्स घनत्व लिख लीजिएगा है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। इसमें ये आवृत्ति है हर्ट्ज में या चक्र प्रति सेकेंड में। यह लैमिनेशन की मोटाई या एक पत्ती की मोटाई, इसीलिए लैमिनेट करके बनाते हैं। एक पत्ती की मोटाई है बेटा, एक पत्ती की मोटाई है लैमिनेशन में, और ये मोटाई हम लोग मीटर में लेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि पत्ती की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm रखते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर mm में न लेके हम लोग मीटर में लेंगे। और भी क्रोड का आयतन, लौह क्रोड का या सिलिकॉन इस्पात वाले बेलनाकार क्रोड का आयतन हो गया। और आयतन भी आएगा किसमें? घन मीटर में। किसमें लेंगे? हाँ, क्यूबिक मीटर में लेंगे, तब ये आएगी हमारी पूरी हानि वाट। और ऐसे ही शैथिल्य हानि हम लोग लेते हैं। कौन सा? शैथिल्य हानि, जिसे कहेंगे हिस्टैरिसीस हानि। क्या कहेंगे? हिस्टैरिसीस लॉस बेटा। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे WH, H फॉर हिस्टैरिसीस बराबर हो जाएगा KH हिस्टैरिसीस गुणा, ठीक है ना भैया, गुणे B मैक्स घाते 1.6 गुणे F गुणे V। ठीक है ना भाई? इतना हो जाएगा आपका वाट। तो ये सब हानियां, ये सब क्या है बेटा? ये सब स्थिर हानि। तो ये लिखा हुआ ये हो गया। और फिर उसके बाद एक हानि होती है तीसरी, जो है यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस। कौन सा? मैकेनिकल लॉस बेटा। ये जो है आपके ट्रांसफार्मर में नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट नहीं। जहाँ बैरिंग धुर्रा रहेगा बेटा और आर्मेचर या रोटर नाचेगा, हवा बांधेगा, बैरिंग धुर्रा में घर्षण होगा बेटा, वहाँ पर ये लॉस होगा। ठीक है ना? हमारी पुली बाहर नाचेगी, वो भी हवा बांधेगी। तो इस तरह से मैकेनिकल लॉस वही है जो हमारे स्पीड को रोके, घर्षण करे। तो ये मैकेनिकल लॉस में आपने लिख लिया विंड लॉस है। कौन सा? हाँ, हवा वाला लॉस है, प्लस फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन कहाँ होगा? बैरिंग धुरे। ये सब जुड़ जाएगा। और ये भी स्थिर लॉस है। कौन सा? ये भी शून्य भार से फुल लोड तक स्थिर हानि है। और इन दोनों को आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को जोड़ देते हैं तो कहते हैं स्ट्रे हानि। बहुत पूछता है स्ट्रे लॉस क्या है? तो इन्हीं आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस और प्लस प्लस मैकेनिकल लॉस। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से हम लोग हानियां ज्ञात कर लेंगे। और दक्षता भी आपने देखा है, दक्षता भी हमारी जो है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और ओवरऑल। बोलिए भाई ना। मिटा दो इसको। चलिए अच्छा, अब ऐसे ही हमारी जो है दक्षता भी जो हम लोगों का ये चल रहा था, इफिशियंसी हम लोग देख लेते हैं।
इफिशियंसी या दक्षता, तो फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है, तो दक्षता को हम लोग जो है ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ये सब लिखा हुआ है। अब दक्षता को हम लोग मोटर की दक्षता को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों? 3 भागों में। पहला आपने लिखा यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी, क्या कहें? हाँ, यांत्रिक दक्षता, जिसे आप कहेंगे ईटा एम। दूसरा का आपने कहा वैद्युत दक्षता, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, जिसे आप कहेंगे ईटा ई। और तीसरा का आपने कहा कॉमर्शियल दक्षता या व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता बेटा, व्यावसायिक दक्षता कहेंगे ईटा सी, कॉमर्शियल, या इसी को कहेंगे ओवरऑल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी, बोलिए भाई। या कॉमर्शियल कहेंगे, व्यवसाय को क्या कहेंगे? कॉमर्शियल इफिशियंसी। चलिए, कॉमर्शियल इफिशियंसी लिखेंगे। चलिए ईटा सी से व्याख्या करें। अब हम लोग जो है यांत्रिक दक्षता देखते हैं, तो आपने लिखा यांत्रिक दक्षता जो है यानी ईटा एम, एम फॉर मैकेनिकल। तो मोटर हमारी जो है ऐसे होती है, ये देखिए, ये धुरा हो गया और ये हमारा आर्मेचर हो गया, ठीक है। ये हमारे चुंबक हो गए। यहाँ टर्मिनल से बेटा हम लोग सप्लाई इसमें डालते हैं, और ये मान लीजिए कि हमारे आर्मेचर में आती है। कहाँ आती है? आर्मेचर में ये सप्लाई आ गई, ऐसे आ गई आर्मेचर में। यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं V व I की सप्लाई हम लोग इसमें डालेंगे बेटा, DC सप्लाई। DC सप्लाई इनपुट करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, इनपुट करेंगे तो दी गई कुल हमारी पावर P बराबर VI से इतना हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है उत्पन्न होगा EB गुणे I। यहाँ पर कितना उत्पन्न होगा? आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति हो जाएगी EB गुणे I, और यही हमारे धुर्रे को नचाएगी। अब इसी धुर्रे पर पुली पट्टा चढ़ाकर हम लोग काम लेंगे। तो जो पुली पट्टा जब चढ़ाकर ये हमारा आर्मेचर नाचने लगेगा, और जब इस धुरे पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेंगे, तो यहाँ पर जो शक्ति हमें मिलेगी वो कहलाएगी BHP। क्या कहलाएगी? ब्रेक हार्स पावर। और जो यहाँ पर EB गुणे I उत्पन्न हो रही है, इसके अंदर जो EB, आर्मेचर में जो EB गुणे I वाट उत्पन्न हो रही है, उसे कहेंगे मैकेनिकल पावर। क्या कहेंगे? हाँ, ये मैकेनिकल पावर हो गई बेटा वाट। पावर P बराबर VI होता, तो यहाँ पर EB विरोधी विद्युत वाहक बल और आर्मेचर धारा I, तो यही मैकेनिकल है, यही घुमाएगा तब हमारा धुर्रा नाचे। क्लियर हो गया? तो अब मैकेनिकल में हमको आउटपुट कितना मिल रहा है? ये हमें बाहर मिल रहा है, तो ये हो गया आउटपुट पावर, और उसको नचाने के लिए ये पावर जो है हमारे जो है आर्मेचर में क्रिएट हो रही है, यानी एक तरह से इनपुट पावर उसके लिए। तो मैकेनिकल इफिशियंसी इस प्रकार से हो गई, इस फार्मूले से बेटा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर से हो गई। आउटपुट पावर BHP है, तो लिखेंगे BHP, और इसे वाट में बदलना है क्योंकि ये वाट में है, ये हॉर्स पावर में है, तो गुणे 735.5 कर देंगे बेटा, और बटे जो है EB गुणे IA कर देंगे, ये हो गई। और इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। क्लियर हो गया? ऐसे इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, कौन सा?
हाँ ये लिखा हुआ है, ये वाली इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी NE बेटा, तो बराबर होगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमें EB गुणे IA हमारे आर्मेचर में उत्पन्न हो रही है, तो ये हमें अब हो जाएगी, ये एक तरह से आउटपुट हो रही है और उसको पाने के लिए हम लोग मोटर में डाल रहे हैं VI। तो फिर इसी फार्मूले से आउटपुट बटे इनपुट, तो आउटपुट हमें मिल रहा है EB गुणे IA के रूप में, इतना यहाँ पर जनरेट हो रहा है और उसको पाने के लिए हम लोग इनपुट कर रहे हैं VI। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी हो गई EB गुणे IA बटे VI, इनपुट पावर हो गई VI, और अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 हो गया। ये फार्मूला हो गया आपका। तीसरा बेटा ओवरऑल इफिशियंसी या कमर्शियल इफिशियंसी, ये वाला देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया ईटा C या ईटा O भी कहीं कहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये दक्षता के लिए बेटा सिंबल है। तो कुल ओवरऑल मोटर की इफिशियंसी हमें जो है, इतना हमने बेटा यहाँ से दिया और इतना पाया, बस यही हमारे काम में आए। अंदर क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हमारी जो पुली पट्टा को जो नचाएगा बेटा, वही पावर हमारे काम में आती है और इसी को पाने के लिए हम अपने बोर्ड से जो है मोटर में इतनी शक्ति डालते हैं। तो कुल हमारी कमर्शियल या ओवरऑल इफिशियंसी जिसे कहेंगे, वो आउटपुट ये हो गई और इसको पाने के लिए हमने इनपुट इतना दिया। तो फिर इसी फार्मूले से आउटपुट बटे इनपुट कर देंगे। तो आउटपुट कितना है, तो है BHP गुणे 735.5, और इसे पाने के लिए हमने इनपुट कितना किया, तो VI, तो लिख दिया VI, और प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू ये भी फार्मूला हो गया। अब इन तीनों में संबंध क्या हो गया, तो आप लिखेंगे कमर्शियल दक्षता बराबर होता है बेटा, हाँ, मैकेनिकल इफिशियंसी गुणे इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ये संबंध हो जाएगा, काटेंगे फिर आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा कर लीजिए मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, इनका जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, या भाग दे लीजिए। तो देखिए EB IA है और ये EB IA पलट जाएगा, भाग देंगे तो ये VI ऊपर चला जाएगा और EB गुणे IA नीचे आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा तो कट जाएगा। तीनों में संबंध हो। चलिए, या यहीं से भाग दे लीजिए, तो ये देखिए ये जो है इससे कट जाएगा। फिर BHP गुणे 735 बटे VI वाला बच जाएगा, तो हो जाएगा कमर्शियल दक्षता। अब हम लोग आ जाते हैं इन दक्षताओं को ज्ञात करने के लिए। अब हमको हानियां ज्ञात करना जरूरी है, ये हानियां ज्ञात करना जरूरी है। तो अब हानियां ज्ञात करने की भी, मोटर में हानियां ज्ञात करने की विधि। तो 3 विधि हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला, या दक्षता ज्ञात करेंगे, 3 विधि आ जाएगी। इन हानियां जब ज्ञात हो जाएंगी बेटा, तो इनसे क्या हो जाएगा, हम लोग दक्षता ज्ञात करेंगे। तो पहला आपने लिखा स्विनबर्न परीक्षण, क्या लिखा, स्विनबर्न परीक्षण या टेस्ट। और दूसरा लिखा आपने ब्रेक टेस्ट, क्या लिखा, ब्रेक परीक्षण या टेस्ट कहेंगे बेटा। और तीसरा आपने लिखा हाफकिंसन, क्या, हाफकिंसन टेस्ट। चलिए, हाफकिंसन परीक्षण।
तो हम लोग लेते हैं बेटा कौन सा, स्विनबर्न परीक्षण। चलिए लिख लीजिएगा स्विनबर्न परीक्षण। स्विनबर्न परीक्षण में हम लोग क्या करते हैं कि अभी आपने लिखा कि शंट मोटर के लिए हानियों को ज्ञात करना और उसकी दक्षता शंट मोटर की ज्ञात करने के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि। तो ये विधि स्विनबर्न किसके लिए उपयुक्त है, सबसे ज्यादा शंट मशीन के लिए। मशीन में आपका मोटर जनरेटर सब आ जाए, तो शंट मोटर आब्लिक जनरेटर है। यह विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। यह विधि ज्यादा उपयुक्त है या सबसे अधिक उपयुक्त है। अब दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट आपने लिखा बेटा कि यह टेस्ट जो है शून्य भार पर किया जाता है। यह परीक्षण यह परीक्षण शून्य लोड पर करते हैं, शून्य भार पर या शून्य लोड पर वह नियत वोल्टेज पर करें, वह नियत वोल्टेज पर करें। ठीक है, तो नियत वोल्टेज हम लोग कर लेंगे। तीसरा आपने लिखा कि शून्य लोड पर जितना भी मोटर बेटा पावर हमारी सप्लाई से लेती है, वो सब जो है हानियों के बराबर हो जाएगा। किन किन हानियों के, यही जो आप हानियां पढ़ रहे हैं कि ये स्थिर हानि, ये शून्य लोड से फुल लोड तक इसका मान बदलता नहीं, तो ये हानि ज्ञात हो जाएगी। इसमें जो है मैकेनिकल लॉस ज्ञात हो जाएगा, या आप कहेंगे विंड लॉस ज्ञात हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, और बहुत कम जो है कॉपर लॉस ज्ञात होगा, हल्का फुल्का। तो इतना कम होता है शून्य लोड पर, बहुत कम धारा लेती है हमारी मोटर जो है, तो इसलिए I²R से उसका मान इतना कम रहता है कि हम लोग उसे नगण्य मान लें। इसलिए जब फुल लोड डालेंगे तो हमारा जो है I²R से हमारा जो है कॉपर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जितना फुल लोड पर गर्म हो रहा है उतना गर्म करके और फिर हम लोग जो है वो तब ज्ञात करेंगे फुल लोड वाला कॉपर लॉस। क्लियर है, ये बात आपने लिखा। तो यह परीक्षण शून्य लोड पर करेंगे बेटा, और शून्य लोड पर आपने लिखा कि शून्य लोड पर मोटर द्वारा ली गई शक्ति, मोटर द्वारा ली गई शक्ति स्थिर हानियों के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाँ, स्थिर हानियों के बराबर हो जाती है। स्थिर हानियों के बराबर होती है। अब स्थिर हानियां कौन कौन आ जाएंगी, तो हमारा ज्ञात हो जाएगा लव हानि। कौन सा? लव हानि या चुंबकीय हानि ज्ञात हो जाएगी। दूसर का हमें विंड लॉस, वायु घर्षण हानि, वायु घर्षण हानि ज्ञात हो जाएगी। तीसरा आपने लिखा घर्षण हानि ज्ञात हो जाएगी, बैरिंग धुर्रे में जो घर्षण हानि, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं मैकेनिकल लॉस। क्या कहते हैं? हाँ, या यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस, ये बेटा ज्ञात हो जाएगा। और कॉपर लॉस बहुत कम होगा तो उसको हम लोग जो है आर्मेचर हार्ट वाले से ज्ञात करेंगे कि भाई आर्मेचर को उतना गर्म करो, पहले उतना सप्लाई दो, उतना वो हीट हो,
तब हमें जो है कॉपर लॉस ज्ञात हो जाएगा। तो ये सब बेटा, ये शून्य लोड पर जितना हमारी मोटर जो है वो हमारे सप्लाई से पावर ले रही है, उसे हम लोग VI से ज्ञात कर लेंगे, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगा देंगे और हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये जो हमारा कितना सप्लाई ले रही है मोटर, और जितना V/I वाट का मान आएगा उतना इन हानियों का मान आ जाएगा, टोटल इन हानियों का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य लोड से फुल लोड तक स्थिर है। और फिर कॉपर हानियां ज्ञात कर लेंगे, फिर इनसे जो है मान रख के हम लोग दक्षता ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? बोलिए भाई। तो यही पूछेगा कि भाई किस पर किया जाता है स्विनबर्न परीक्षण, तो आप कहेंगे शून्य लोड पर किया जाता है। और पूछेगा क्या क्या हानियां, तो हम सारी हानियां ज्ञात कर सकते हैं, इससे दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। और फिर जो है ये शंट मोटर या शंट मशीन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, ये सब सारी बात। अब आगे जो है अगर इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बनाओ बेटा, तो शंट मोटर है, ये शंट मोटर का आप बना लीजिए सर्किट डायग्राम। जैसे ये शंट मोटर का आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रश हो गया, बोले भाई। और यहाँ से ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। यहाँ हम लोग चाहें तो रियास्टेट लगा दें, क्या लगा दें? रियास्टेट, या फिर कहेंगे रेगुलेटर, क्या कहेंगे? हाँ बेटा, रेगुलेटर लगा दें। ये आपका लग गया रेगुलेटर। और यहाँ से हम लोग जो है सप्लाई दे दें। यहाँ से क्या करें, V वोल्ट की, I एम्पियर की बेटा, यहाँ से हम लोग DC सप्लाई दे दें मोटर में। ये हमारे टर्मिनल हो गए। ये क्या हो गया? ये टर्मिनल हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ से अब I एम्पियर की धारा इसमें घुस रही है, इधर आएगी IA हो जाएगा, इसका प्रतिरोध RA हो जाएगा, इसमें EB उत्पन्न होगा। इधर जो धारा आएगी उसे हम लोग कहेंगे ISH, और इसके प्रतिरोध को कहेंगे RSH। यही है शंट मोटर का सर्किट डायग्राम। ये शंट मोटर के लिए या शंट मशीन के लिए है, तो यही हो गया शंट मोटर का सर्किट डायग्राम। शंट मोटर का सर्किट डायग्राम लिख लेंगे, सर्किट डायग्राम बेटा लिखेंगे। ये शंट मोटर का सर्किट डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें बेटा, सप्लाई के एक रास जो है हम लोग यहाँ से जो है एक वोल्ट मीटर लगा दें। किसमें? वोल्ट मीटर किस क्रम में लगता है? तो समांतर क्रम में लगा दिया तो सप्लाई वोल्टेज हमें मालूम हो जाए कितना ले रही है। ठीक है ना? और यहाँ पर एक आप चाहें तो एम्पियर मीटर लगा दें। क्या लगा दें? एम्पियर मीटर किस क्रम में लगता है? तो ये श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो ये क एम्पियर की धारा मोटर में जा रही है, I का मान ज्ञात हो जाएगा, तो दी गई शक्ति VI ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना? फिर यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो आर्मेचर के भी, इसमें भी हम लोग रेजिस्टेंस लगा दें। क्या करें? हाँ, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा के और रेगुलेटर लगा दें। तो यहाँ से भी हम लोग जो है आर्मेचर में जाने वाली धारा को भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर IA को मापने के लिए एक हम लोग जो है एम्पियर मीटर लगा दें। क्या लगा दें? तो ये आर्मेचर में जाने वाली धारा IA को बताएगा। इधर जो है शंट में जाने वाली ISH को मापने के लिए यहाँ भी एक एम्पियर मीटर लगा दें। क्या लगा दें? तो ये शंट में जाने वाली धारा को बताने लगेगा ISH का मान। ठीक है? और सप्लाई वोल्टेज V के बराबर ही ISH गुणे RSH होगा। ठीक है ना? फिर I²R से इसका जो है हम लोग हानियां ज्ञात कर लेंगे। बोलिए ना भाई। और ये भी स्थिर हानियों में आता है। ठीक, क्योंकि धारा इसमें जो जाएगी वो फिक्स जाएगी। तो इस तरह से इसकी हानियां, तो यही है एक तरह से आपका स्विनबर्न परीक्षण है बेटा। इसे शून्य लोड पर, अभी मोटर के धुरे पर, यहाँ जो धुरा रहेगा आर्मेचर के बीच में, उस पर जो है कोई लोड नहीं डालेंगे,
बिना लोड के अब इस समय जितना हम सप्लाई दे रहे हैं बेटा, ये जितना इसका गुणनफल आ रहा है वही जो है इसमें इन हानियों के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? और फिर दक्षता हम लोग यहाँ कर रहे हैं इस फार्मूले से। पक्का हो गया? अब दूसरा टेस्ट, दूसरा कौन सा टेस्ट आपने लिखा? दूसरा का बेटा ब्रेक टेस्ट है। ये वाला हो गया। अब हम लोग ब्रेक टेस्ट देखते हैं। ब्रेक परीक्षण। ब्रेक परीक्षण में क्या करेंगे, मोटर के धुरे पर जहां से हमें आउटपुट पावर बेटा लेना है वहां पर एक पुली चढ़ा देंगे, ठीक है ना? और जितना वो नचा रही है, जितना उसकी पावर है, हमें जितना बीएचपी दे रही है उसे हम लोग रोक देंगे, रोप लगा के रोक देंगे। तो ये मान लीजिए कि आपकी पुली हो गई, ये हम लोगों की बेटा मान लीजिए कि ये पुली हो गई और ये आपका धुरा हो गया। ये मान लीजिए यहाँ से ये त्रिज्या इसकी कितनी है, r मीटर। अब इसी पर एक रोप हम लोग यहाँ से लगा देते हैं। ये आपके बैलेंसर जो है बेटा ये रीडिंग देंगे और ये ऐसे मैंने यहाँ हुक लगा दिया और यहाँ से जो है ऐसे रास्ता ले आया और फिर ऐसे जो है मान लीजिए कसते हुए ऐसे घुमा के और फिर इसको इधर ले, फिर इधर भी जो है ऐसे हुक लगा दिया भैया, यहाँ हुक में बांध दिया और फिर इधर भी जो है स्प्रिंग बैलेंसर लगाया जो कि रीडिंग देगा और फिर इसे हुक से जो है यहाँ पर लगा दिया। अब इसी की रीडिंग जो है अगर S1 है और इसकी रीडिंग S2, जब ये बेटा ऐसे नाचने का प्रयास करेगी तो ये रोक देगा, ठीक है ना? रस्सा क्या है, रोक देगा ना, इस पर जाम कर देगा, लुपट जाएगा और इसे रोक देगा। जब ये बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, तो उस समय रीडिंग देखेंगे कि इसमें कितना आ रहा है। एक तरह से पुली जब ऐसे घूमेगी तो इस रस्से को जो है बेटा खींचेगी, कितना खींचेगी, नीचे की बल लगाएगी और इस रस्से को एक तरह से ऊपर की ओर उठाएगी। तो अब लगा हुआ बल जो है दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। बोलिए ना, बल कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2 एक तरह से। तो टार्क कितना हो जाएगा, तो इस पर लगा हुआ टार्क, टार्क बराबर होता है F इंटू R। पढ़े आप, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी। तो ये इसी पर नाचेगा, ऐसे ऐसे नाचेगा, तो ये दूरी लंबवत कितनी है, R। और तो F का मान वही आपने लिखा कि इस तरह से, चाहे T कहिए अथवा TSH कहिए, ये बराबर हो गया, F का मान हो गया S1 माइनस, तो ये F के जगह पर लिखेंगे S1 माइनस S2 और गुणे ये त्रिज्या हो गई R। यही आपने लिखा इतना न्यूटन मीटर, या फिर लिखेंगे अगर ये बेटा न्यूटन में है तो ये आएगा न्यूटन मीटर, और नहीं तो ये किलोग्राम में, S1 और S2 के मान किलोग्राम भार में है बेटा, तब ये आएगा किलोग्राम भार मीटर। क्या आएगा, हाँ, TSH बराबर ऐसे है। ये आपका टार्क आ गया। क्या आ गया, टार्क के लिए फार्मूला आ गया, टार्क TSH बराबर। अब पावर के लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं,
आउटपुट पावर एक तरह से, या आर्मेचर का पावर P बराबर हम लोग जानते हैं पावर, आउटपुट पावर एक तरह से है। ये कौन सी पावर? आउटपुट पावर। P बराबर हम लोग वैसे पढ़े 2 पाई NT अपॉन 60 वाट। बोलिए ना भाई। अब ये 60 कब आता है बेटा? जब N जो है हमारा आरपीएम में होता है, चक्कर प्रति मिनट होता है बेटा। तो इस मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ 60 लिख देते हैं, बस सेकेंड में बदल जाता है, ठीक है ना। जूल बटे सेकेंड हो जाता है, बराबर वाट आ जाता है। अब अगर ये मान लीजिए किलोग्राम भार मीटर में है, तब ये वाट में नहीं आएगा, तब इसे हम लोग लेंगे, किस में लेंगे? आरपीएस में लेंगे। तो हो जाएगा 2 पाई NT, और T का मान चाहे TSH कहिए अथवा ये मान उठा के रखिए, बोलिए ना। तो ये हो गया पावर, आउटपुट पावर 2 पाई NT या TSH हो गया। इतना हो गया बेटा। किलोग्राम भार प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम, चाहे भार लिख लें या वेट, ये वेट लिखा गया, और ये N जो है बेटा, अगर आरपीएस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इतना बटे सेकेंड हो जाएगा। और मिनट लेते बेटा तो 60 सेकेंड लिखते, ऐसे। अब हम लोग जो है यही जान रहे हैं कि हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन होता है। तो अगर इसे न्यूटन में बदलना है तब पावर P बराबर हो जाएगा, लेकिन इतने किलोग्राम भार में कितना हो जाएगा? तो यह 9.81 से गुणा हो जाएगा, तो 9.81 गुणे 2 पाई NTSH लिखेंगे बेटा। अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, TSH का मान ऐसे लिख सकते हैं S1 माइनस S2 गुणे R, ऐसे लिखे हुए। तो हम लोग जो है अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सीधे जो है TSH लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? T लिख दीजिए या TSH। तो अब ये बेटा किलोग्राम भार से बदल गया, किसमें बदल गया? न्यूटन मीटर बटे सेकेंड। और न्यूटन मीटर बटे सेकेंड को हम लोग, न्यूटन मीटर को जूल कहेंगे, तो हो गया जूल बटे सेकेंड बराबर हो गया वाट। तो ऐसे पावर वाट में ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको बताएंगे बकिया तो वैसे रहेगा हम लोगों का 2 पाई NT अपॉन 60, अगर N जो है आरपीएम है तब। अब बेटा यहीं से हम लोग जो है अब ज्ञात कर लेंगे इनकी जो है इफिस माने दक्षता। तो दक्षता बराबर क्या है बेटा? तो हम लोग लिखेंगे दक्षता बराबर हो गया, या प्रतिशत दक्षता बराबर हो गया आपका आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो लिख लेंगे बेटा। अब आउटपुट पावर इतना आ गई, तो कायदे से अब ये आ गया, तो हम लोग उसको जानते हैं 2 पाई NT या TSH, और बटे हो गया इनपुट पावर। तो इनपुट पावर हम लोग मोटर में देते हैं V गुणे I, अभी आपने देखा, तो वही लिख देंगे V गुणे I। इतना हो गई, यही दक्षता हो गई। और अगर बेटा N हमारा क्या होगा? RPM होगा, तब नीचे आ जाएगा गुणे 60 ऐसे। और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। तो यही आपने लिखा है कि प्रतिशत दक्षता बराबर 2 पाई NT अपॉन V है। आउटपुट पावर इतना हो गई, निर्गत शक्ति इतना हो गई, इसका मान ऐसे, ठीक है।
अब अगला जो है ब्रेक परीक्षण हो गया आपका हाफकिंसन टेस्ट। कौन सा? हाँ बेटा, ये तीसरा वाला देख लेते हैं, हाफकिंसन टेस्ट। इसे फुल लोड टेस्ट भी कहते हैं, इसे रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं, इसे अंतिम ताप परीक्षण भी कहते हैं। इससे हम लोग जो है मोटर का मैक्सिमम जो फुल लोड पर वो जितना हीट हो सकती है वो टेम्परेचर भी ज्ञात करेंगे और दक्षता भी ज्ञात करेंगे। क्या क्या ज्ञात करेंगे? हाफकिंसन टेस्ट। अगला है हाफकिंसन टेस्ट। चलिए ऐसे लिख देते हैं हाफकिंसन टेस्ट, या ऐसे लिख लीजिएगा। तो पहला तो आपने लिखा बेटा कि इस परीक्षण में दो समरूप बेटा या दो समान मशीन की आवश्यकता पड़ती। दो समरूप या दो समान मशीन की आवश्यकता होती। क्लियर है? दो समरूप बेटा मशीन लेंगे, बड़ा कठिन है मिलना, कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम लोग उसे समरूप मानेंगे, थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा। दो समरूप जो है बेटा मशीन की आवश्यकता होती है, ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट में आप कहेंगे कि एक जिसमें से एक मोटर की भांति बेटा वह दूसरी जनरेटर की भांति कार्य, दूसरी जनित्र की भांति कार्य करे ऐसे जो है ऐसे वैद्युत रूप से संयोजित कर संयोजित करते हैं बेटा। तीसरा आपने कहा कि यह परीक्षण बेटा फुल लोड पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? फुल लोड पर किया जाता है। ये बहुत पूछता है। फुल लोड पर किया जाता है। अगला आपने क्या लिखा? जब फुल लोड पर करेंगे बेटा तो हमारा मोटर जितना भी हीट होना है वो हीट होगा। तो इसके द्वारा मोटर का अंतिम ताप वृद्धि भी ज्ञात किया जाता है। ताप ज्ञात करते हैं, इसलिए अंतिम ताप हेतु बेटा एक तरह से परीक्षण है, टेस्ट ये भी कह सकते हैं। अगला जो है एक बेटा मोटर की तरह चल रही है और दूसरा का जनरेटर की तरह, और फिर जो है जनरेटर की सप्लाई से मोटर को अगर चलाया जाए तो उसे कहेंगे रीजनरेटिव। क्या कहेंगे? हाँ, तो इसे रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसे रीजनरेटिव टेस्ट भी कर, अंतिम ताप वृद्धि टेस्ट भी कहेंगे, हॉपकिंसन टेस्ट भी कहेंगे, रीजनरेटिव टेस्ट कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि एक जो हमारा जनरेटर है वो अपनी सप्लाई आउटपुट देकर और मोटर को चला नहीं पाता क्योंकि हानियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। ऐसा तब संभव है बेटा जबकि दोनों मशीनों में कोई हानि ना हो, ठीक। अब हानियां होती हैं जिनके कारण बेटा हमारा जो है जनरेटर की ही सप्लाई से वो मोटर स्वयं चल नहीं पाती। जो मोटर हमारा जनरेटर को चलाएगी, प्राथमिक चित्र बना देते हैं, आपके समझ में तब आ जाएगा। ये बेटा हम लोग डीसी बस बार ले लिए, डीसी बस बार, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। कनेक्शन हम लोग ऐसे कर लेंगे, एक मोटर बेटा यहां ले लिया, अब दोनों समरूप मोटर हो, क्या हो, हाँ, इनको कपलिंग द्वारा बेटा यहाँ जोड़ दें, दोनों के धुर्रे क्या करेंगे, हाँ, ये कपलिंग द्वारा जोड़ दिए, मैकेनिकल कपलिंग द्वारा, कपलिंग देखे होंगे आप लोग, तो जोड़ दिया बेटा। ये हो गई हमारी मोटर, ये दोनों कैसी हो गई, ये हो गई हमारी डीसी मोटर और ये हो गया हमारा डीसी जनरेटर की तरह काम करेगा। अब इससे जो आउटपुट मिलेगा बेटा, इससे क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। ये मोटर जो है बेटा क्या काम करेगी, दोनों समरूप है, दोनों कैसी हैं, दोनों समरूप है, लेकिन आप जानते हैं कि मोटर जनरेटर की तरह कार्य कर सकती है और जनरेटर मोटर की तरह कार्य कर सकता है। तो इस तरह से बेटा जनरेटर को जब मोटर की तरह कार्य करा सकते हैं तो दोनों समरूप मशीन लेंगे, दोनों समरूप मोटर लेंगे, उनका कनेक्शन इस प्रकार से बेटा कपलिंग द्वारा कर देंगे। लेकिन वैद्युत कनेक्शन हम लोग ऐसे करेंगे कि इस जनरेटर की ही आउटपुट से ये मोटर चले, लेकिन चलती नहीं। अब देखिए ये इसका जो है टर्मिनल हो गया, यहां से ये टर्मिनल आ गया इसका, ये भैया। अब ये मोटर हमारा प्राथमिक चालक का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, हाँ, ये प्राथमिक चालक हो जाएगी बेटा, ये जनरेटर को चलाएगी, जिससे जनरेटर फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 5 ZNP/60 ये वोल्ट बनाने लगेगा। और वो सप्लाई हम लोग जो है यहाँ डाल दें, ये यहाँ डाल दें, बोलिए भैया ना, ये ऐसे डाल दें। अब यही सप्लाई जो है हम लोग इस मोटर में डाल दें, क्या करें, यही सप्लाई हम लोग जो है इस मोटर में डाल दें, बोलिए भाई ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, तो हमारी मोटर चलती नहीं है। ये इस जनरेटर का बेटा हो गया, क्या हो गया, चलिए इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा स्विच से ऑन ऑफ करना होगा तो ऐसे जोड़ देते हैं। ये हम लोग जो है स्विच लगा दिए, क्या लगा दिए, हाँ। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही कर देते हैं।
ये बेटा मोटर में हमारी सप्लाई आ रही, ठीक है, और यहाँ से हमारी सप्लाई जो है वो बाहर जा रही है। ऐसे हम लोगों को कनेक्ट करना है। तो यही आपने लिखा कि दो समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, दो समरूप वह समान क्षमता की बेटा मोटर लेंगे, वह समान क्षमता की मोटर या मशीन है बेटा। एक जो है जनरेटर की भांति और एक जो है मोटर की भांति प्राथमिक चालक के, और ऐसे कनेक्ट करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऐसे कर। अब जनरेटर की सप्लाई बेटा जाएगी बस बार में, बस बार से होते हुए मोटर में आएगी, लेकिन जनरेटर मोटर को चला नहीं पाता। ये जनरेटर का बेटा आउटपुट हुआ, ये क्या हुआ, ये जनरेटर का आउटपुट है और ये मोटर के लिए इनपुट। ये टर्मिनल में हम लोग इनपुट कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट इसको जो है चला नहीं पाता। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं बेटा, क्यों नहीं चला पाता? तो ये बात आपको लिखाई गई कि इसलिए नहीं चला पाता है कि दोनों मशीनों में हानियां हो रही। उन हानियों के कारण जनरेटर में भी लॉस जा रहा है और मोटर में भी लॉस जा रहा है। इस लॉस के कारण ही हमारा जनरेटर का आउटपुट घट जाता है और मोटर भी इधर खाती है, इसलिए इसे भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से मोटर द्वारा ये जनरेटर द्वारा दिया गया आउटपुट जो है मोटर को चलाने में सक्षम नहीं होता। अतः मोटर कायदे से, अगर वही बात आपने लिखा कि यदि इन मशीनों में लॉस को शून्य मान लिया जाए तो मोटर का आउटपुट, ये जनरेटर का आउटपुट मोटर को जो है चलाने में सक्षम हो जाए, क्योंकि दोनों समरूप हैं, सेम हार्स पावर की हैं, सारी बातें सेम हैं। तो अगर इनमें लॉस को 0 माना जाए तो जनरेटर का आउटपुट मोटर को निवेशित किया जाएगा तो मोटर रन करने लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ से जो है एक्स्ट्रा सप्लाई लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा सप्लाई लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक्स्ट्रा सप्लाई लेंगे और वो सप्लाई पावर P बराबर VI जितना भी लेंगे, यहाँ वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगा देंगे, वो मालूम हो जाएगा। बोलिए ना भैया, यहाँ एम्पियर मीटर लगा देंगे बेटा, तो यहाँ पर एम्पियर मीटर अगर लगा देंगे तो ये बता देगा, और यहाँ पर हम लोग जो है वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो एक्स्ट्रा कितना सप्लाई जो है, इधर से जनरेटर तो दे ही रहा है, अब एक्स्ट्रा जितना बेटा सप्लाई दे रहा था, अब वो जो है इनकी हानियों के बराबर ही ये सप्लाई अगर पा जाए तो ये जो है चलने लगे। इस तरह से हानियों का मान एक्स्ट्रा सप्लाई के बराबर हो जाता है। इस तरह से हानियों का मान किसके बराबर हो जाता है, हाँ एक्स्ट्रा सप्लाई के बराबर हो जाता है जितना ले रहे हैं। अब तो हमें हानियां ज्ञात हो, क्लियर हो गया ना। अब हानियां ज्ञात होंगे बेटा, ये माना गया कि हानियों को 2 भागों में बांट दें, तो आधी हानि इसकी हो जाएगी, आधी हानि इसकी हो जाएगी, क्योंकि दोनों समान क्षमता की। अब तो दोनों की दक्षता भी समान हो जाएगी, है? तो आपने लिखा कि इसकी अगर दक्षता जो है η1 है तो इसकी दक्षता जो है η2 होगी, और दोनों बराबर हों। दोनों की दक्षता क्या हो, बराबर होगी। तो न इसे η1 η2 माना जाए, इन्हें क्या मान ले,
ईटा। तो जितना ईटा का मान आएगा उतने जो है हमारी दोनों की अलग अलग दक्षता हो जाएगी। क्लियर है? यदि दो कुल हानियां जितना आ रहा है वी आई का मान बेटा, यहाँ से एम्पियर मीटर से आई आ जाएगा और वोल्टेज का मान आ जाएगा। कुल यहाँ से एक्स्ट्रा कितना वोल्ट हम दे रहे हैं और कितना आई दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें पावर ज्ञात हो जाएगी, पावर P बाई P बराबर V इंटू आई से। तो इतना पावर जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं वही इन दोनों की हानियों के बराबर हो जाएगा। इस वी आई का आधा कर देंगे तो आधा जो है इस मोटर की हानि हो जाएगी, आधा इस जनरेटर की हानि, ऐसे डिवाइड कर देंगे। और फिर दक्षता अगर उनकी N1 और N2 मान लें बेटा, और यहाँ बराबर या ईटा मान लें, तो हो जाएगा। अब जो है इस सप्लाई को हम लोग कहेंगे I1, क्या कहेंगे, और इसे क्या कह रहे हैं I2 का। ये जो यहाँ से धारा दे रहा है इसकी धारा को हम लोग क्या कह रहे हैं I2 का। बोलिए भाई, किसको कह रहे हैं? तो इस तरह से आपने लिखा कि अब सामूहिक जो इफिशियंसी ऐसे ज्ञात करेंगे, वो इफिशियंसी बराबर हो जाएगा करंडी में I2 बटे I1 प्लस I2। इस फार्मूले से हम लोग दक्षता ज्ञात करें। ठीक है ना? तो ये आपका टेस्ट रहा, कौन सा, हॉपकिंसन परीक्षण। ठीक भाई, चलिए तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।